वो देखिए, इन अ सैंपल of radioactive material the probability that a particular nucleus will decay in next 2 hours, इस बार हमें probability दे दी, ठीक है, इस 8 into 10 raised to power minus 4. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल. ठीक है, अब ये डेटा जो दिया है ना हमें, ये कैलकुलेशंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए ही दिया गया है. ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल. तो रेडियोएक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करनी है. देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा. देखिए आप ऐसे समझिए कि उसने हमें बोला है कि भाई द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डीके की प्रोबेबिलिटी दी है नेक्स्ट 2 आवर्स. ठीक है, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन इज एन नॉट. ठीक है, ये टी इक्वल टू 0 टाइम पे कंसंट्रेशन है ना. और मान लीजिए इसका जो डीके कांस्टेंट है दैट इज लैम्डा इस सैंपल के लिए. तो आफ्टर अ टाइम ऑफ 2 आवर्स जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई होंगे वो कितना होगा, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी हो जाएगा. और यहाँ पे किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई कितना है, एन नॉट इंटू ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी. अब हमें 2 आवर्स पे बात करनी है तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे. दैट मीन्स एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा इंटू 2. तो ये हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई दे देगा आफ्टर 2 आवर्स. ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है ऑफ द डीके. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस. तो डीके की प्रोबेबिलिटी अगर लिखनी है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई. ठीक है, तो कितना आएगा डिकेड न्यूक्लियाई, एन नॉट माइनस कितना आ जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस 2 लेमडा. ठीक है, ये तो क्या है हमारा नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई. देखिए फाइनली ये अनडिकेड रहा, इनिशियली ये था. तो ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से क्या करें, फाइनल को माइनस करें तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई मिल जाएगा दैट इज दिस वन. ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से दैट इज एन नॉट से. ठीक है, तो इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई था वही क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा. तो देखो एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज़ ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस 2 लेमडा. और ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, देखिए 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 गिवन है. ठीक है, तो ई रेज टू माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 आ जाएगा. अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम. ठीक है ना, तो ई टू पावर ऑफ माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 8 बाई 10,000 आ जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई रेज टू माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0.9992. बेसिकली देखो आपको क्या करना है, 10,000 इधर जाएगा, 10,000 माइनस 8 तो 992 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10,000 तो 0.992 आ जाएगा हमारे पास में. ठीक है, अब क्या कीजिए इसको सॉल्व कर लो. तो देखो माइनस 2 लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा, नेचुरल लॉग 0.9992. और इसी की वैल्यू देखो ऊपर हमें दी है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ताकि हम इजीली कैलकुलेशंस कर पाएँ. तो देखो माइनस 2, ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा दैट इज़ इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, माइनस का 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू कितना आएगा, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 आ जाएगा. मतलब डीके कांस्टेंट मिल गया. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, हाफ लाइफ निकालनी थी यहाँ पे. तो हाफ लाइफ निकालनी थी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस डीके कांस्टेंट को यूज़ कर लेंगे. टी हाफ किसके बराबर होता है, 0.693, या नेचुरल लॉग 2 बाई कितना होता है, लेमडा, दैट इज़ 4 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, माइनस 4 आ जाएगा. देखो जब आप इसको सॉल्व करें तो 0.693 इंटू 10 रेज टू 4 डिवाइड बाई 4, तो लगभग ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 0.1. ठीक है, और यहाँ पे 29 तो 0 एक मिनट, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे कितना है 29, तो 4 7 ज़ा 28 हो जाएगा, तो 113, तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और एक मिनट, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 29, तो 4 7 ज़ा 28, ठीक है, तो 23 आ जाएगा ना. तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे,
4 5 सा जाएगा, है ना? नहीं, 4 7 सा 28, हाँ तो 1 ही बजाय 13 तो ठीक है। 4 3 सा 12 और 10 तो कितना आ जाएगा? 2 सा 8 एंड देन 5, ठीक है। और इनटू कितना है? 10⁻⁴ तो लगभग लगभग कितना आएगा? 1732.5 सेकेंड्स का टाइम आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाफ लाइफ भी आ जाएगा। देखिए ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, यूज़ हो जाता है, एग्जाम में आता है, बढ़िया क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें पूछा जाएगा ऐसा भी, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ये सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता कब है वो समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, दैट इज ए, ठीक है। अब ये डिके हुआ, ठीक है। डीके होकर इसने क्या बनाया? एक डॉटर न्यूक्लियाई या मान लीजिए एक नया नेक्स्ट न्यूक्लियाई बनाया, और इसका जो डीके रेट था लेट से लैम्डा ए था। इस सॉरी डीके कांस्टेंट क्या है? लैम्डा ए है, ठीक है। तो ए से बी जब डीके हो रहा है तो यहाँ पे डीके कांस्टेंट क्या गिवन है? लैम्डा ए दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का तो डीके जो हो रहा है लैम्डा ए से हो रहा है। अब फर्दर आपको बोला गया कि ये जो बी बनाना ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है, ठीक है। ये भी स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं बना, तो इसने खुद को स्टेबल करने के लिए क्या किया? फिर से ये भी डिसइंटीग्रेट हुआ। ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो मान लेते हैं कि इसका जो डीके कांस्टेंट है दैट इज लैम्डा बी, और ये डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना रहा है? सी बना रहा है न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हो सकता है इसके आगे भी प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये भी अनस्टेबल हो, तो फिर से क्या करेगा? डिसइंटीग्रेशन करेगा। तो एक सीरीज ऑफ क्या है? जो डिसइंटीग्रेशन का एक सीरीज कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस रहता है ना। तो ये सीरीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन चल रहे हैं यहाँ पे। पहला न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, दूसरे में क्योंकि ये भी अनस्टेबल होते हैं फिर से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हो सकता है फर्दर ये डिसइंटीग्रेशन हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। जनरली हमारा ये 3 में ही काम हो जाता है, इससे बाहर कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 में ही क्या है? क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब देखिए इसमें आपको कुछ बातें समझनी है। अगर मैं बोलूँ कि भाई इसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या है, मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है एन ए, ठीक है। किसी लेट से किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या है? एन ए है, इसका एन बी है, और इसका क्या है? एन सी है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ भाई डिसइंटीग्रेशन रेट ए का क्या होगा, ठीक है। तो आप डी एन ए बाई डी टी लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा? लैम्डा ए एन ए आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब समझना, देखिए जिस रेट पे डिसइंटीग्रेट होगा उस रेट पे इसका फॉर्मेशन होगा बी का, है कि नहीं? अच्छा दूसरी बात क्या कि ये जो बी है आपका, है ना, इसका भी डिसइंटीग्रेशन चालू है एट द सेम टाइम, है ना। तो भाई इसका डिसइंटीग्रेशन रेट किस पे डिपेंड करेगा? इसका जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? तो अगर मैं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी पूछना चाहता हूँ, ठीक है, तो कितना है? देखो इनिशियली क्या होगा, मान लीजिए इसका कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, यही था, तो इनिशियली क्या हो रहा होगा? ये डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा कंटिन्यूसली। ये डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना रहा होगा? बी बना रहा होगा आपका, है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि बी जैसे ही बनना शुरू हुआ उसके बाद में देखा गया कि बी भी क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो ये भी डिसइंटीग्रेट कर रहा है ना। लेकिन देखो प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है हमें? इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब इनिशियली इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है इनिशियली, तो इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा? लो होगा कंपैरेटिवली, है ना। अब दूसरी बात ये कि देखो जो बी का फॉर्मेशन रेट है इनिशियली क्या है? वो ज़्यादा है, और जो बी का डीके रेट है वो क्या है? कम है। तो अगर मैं इसका नेट फॉर्मेशन रेट निकालना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसका डिसइंटीग्रेशन रेट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ? इसका नेट फॉर्मेशन रेट निकालना चाहता हूँ, दैट इज़ डी एन बी बाई डी टी। तो हमारे पास ये डी एन बी बाई डी टी क्या लिखा जाएगा? देखिए इसका फॉर्मेशन रेट दैट इज़ लैम्डा ए एन ए, ठीक है, और इसका डिसइंटीग्रेशन रेट वो कितना आएगा? लैम्डा बी एन बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा, क्लियर है। अब जो एन सी है इसका फर्दर डिसइंटीग्रेशन है नहीं, तो ये तो क्या है? हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। आपसे पूछे फॉर्मेशन रेट ऑफ सी, तो सी का फॉर्मेशन रेट क्या है भाई? जिस रेट पे बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसी रेट पे क्या है? सी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सी का फॉर्मेशन रेट क्या है? डी एन सी बाई डी टी है, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लैम्डा बी एन बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करेंगे? देखो दो चीज़ें होंगी, ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ में, ठीक है।
अब क्योंकि इसका डिके रेट बी का एज़ कम्पेयर टू इसका फॉर्मेशन रेट क्या है, कम है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन रेट क्या टाइम के साथ बढ़ेगा, मतलब एन बी पहले बढ़ेगा। जैसे ही एन बी बढ़ेगा तो इसका डिसइंटीग्रेशन रेट क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि डी एन ए बाई डी टी तो घटता जाएगा टाइम के साथ और ये बढ़ता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा कि जो डी एन ए बाई डी टी है वो तो डिक्रीज़ होकर और डी एन बी बाई डी टी इंक्रीज़ होकर सेम वैल्यूज़ अटेन कर लेंगे। जहाँ पे दोनों सेम वैल्यूज़ अटेन कर लेंगे वहाँ पे बी का फॉर्मेशन रेट और डिके रेट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी है, वो लगभग आप ये बोल सकते हैं लगभग क्या वो क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिस रेट पे आपका फॉर्मेशन है उसी रेट पे डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। क्या अटेन कर लेगा कि ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ना, जब क्या हो जाए डी का बी का फॉर्मेशन रेट और इसका डिसइंटीग्रेशन रेट बराबर हो जाए, तो इस इंस्टेंट पे इस न्यूक्लियाई के लिए, इस सैंपल के लिए हम क्या बोल देंगे, ठीक है, कि भाई इसका क्या अटेन हो चुका है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट करना चाहेंगे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन को तो बी के लिए लिखी जाएगी, और क्या कंडीशन होगी हमारी, देखिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी बी के लिए, लैम्डा ए एन ए इक्वल टू लैम्डा बी एन बी, दैट इज फॉर्मेशन रेट ऑफ बी इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। जनरली देखिए तीन न्यूक्लियाई का क्या है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में तीन न्यूक्लियाई पे बात करता है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम इस पे बेस्ड, ठीक है ना, वो भी ट्राई कर लेते हैं कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखें क्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया हमें, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है, समझ के करना है, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे कि अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स डिकेज टू अ न्यूक्लियस वाई with a decay constant lambda x equals to 0.1 per second inverse, per second. Y further decays to a stable nucleus Z with a decay constant lambda y that is 1 by 30 per second, ठीक है। Initially there are only x nuclei and their number is n naught equals to 10 raised to power 20, ठीक है। Set up the rate of equations for the populations of x, y, z. The population of the y nucleus as a function of time t is given by this. तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम t पे पॉपुलेशन ऑफ y हमें गिवन है, दूसरा हमें जो x का कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो भी गिवन है। पहला काम तो हमें करना है एक्स वाई जेड का फॉर्मेशन रेट बनाना है, ठीक है। क्या क्या फॉर्मेशन रेट है तीनों का वो देखना है, ठीक है। फिर देखिए फर्दर उसने क्या किया, एन वाई टी दे दिया हमें, है ना। ये किसके लिए दिया गया है, वो आगे पूछ रहा है फाइंड द टाइम एट विच एन वाई is maximum and determine the population of x and z at that instant, ठीक है। तो हमें x और z का पॉपुलेशन निकालना है, एन वाई का भी निकालना है, ठीक है ना। किस टाइम पे, जब एन वाई क्या है आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो उस इंस्टेंट पे हमसे बात कर रहे हैं। चलिए तो इसको डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं क्या बोल रहे हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन न्यूक्लियाई हैं, कौन कौन से हैं, x, ठीक है, दूसरा है y और तीसरा है z, ठीक है। अब वो बोल रहे कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है x का तो कितना है, n नॉट है, y का कितना है 0, z का भी कितना है 0, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा x जो है ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, y में, और यहाँ पे डिके कांस्टेंट क्या दिया है, लैम्डा x दिया गया। अच्छा y से y जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है z में, और यहाँ पे डिके कांस्टेंट क्या दिया गया है, लैम्डा y दिया गया है ना। अब मान लेते हैं ये तो क्या है, t इक्वल टू 0 टाइम पे बात कर रहे हैं। अब किसी इंस्टेंटेनियस टाइम t पे अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो भाई x का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेट्स से वो कितना हो गया, nx हो गया, ठीक है। y का कितना हो गया, ny, और z का कितना हो गया, nz हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए भाई इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ एन एक्स वाई एन जेड, हमें पूछा जा रहा है कि भाई कितना इनका पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन सेट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई बताओ
एन वाई का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, या एन एक्स का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले एन एक्स का कंसंट्रेशन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे, देखो इसका डीके कांस्टेंट कितना है लेमडा एक्स, और ई टू पावर ऑफ क्या आ जाएगा माइनस लेमडा एक्स टी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, कितना आएगा हमारे पास लेमडा एक्स इंटू एन आ जाएगा, एन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या आ गया हमारे पास में, एन एक्स की वैल्यू, सॉरी डी एन एक्स बाई डी टी आ जाएगा ना, डिसइंटीग्रेशन रेट आ जाएगा। एक मिनट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि सेटअप द रेट इक्वेशंस, हाँ तो रेट इक्वेशंस ही पूछ रहा है सबका, है ना, ठीक है। तो हम सही लिख रहे हैं, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं हमसे इसका डिसइंटीग्रेशन रेट पूछना चाह रहे हैं, इसका रेट इक्वेशन पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये किस रेट पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये किस रेट पे फॉर्म हो रहा है, ये किस रेट पे फॉर्म हो रहा है, यही पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए हमारे पास डी एन एक्स बाई डी टी जो लिखा जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का लेमडा एक्स एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे। इसी तरह से अगर मैं एन वाई के बारे में बात करूँ तो एन वाई का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या लिखा जाएगा, देखिए लेमडा एक्स एन एक्स, ठीक है ना, जिस रेट पे एक्स डिसइंटीग्रेट हो रहा है उस रेट पे वाई फॉर्म हो रहा है। दूसरा, एट द सेम टाइम इसका कुछ कंसंट्रेशन है जिसके से डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना रहा है, जेड भी बना रहा है। तो इसका जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन है, जैसा मैंने ऊपर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में बताया था आपको, वो क्या लिखा जाए, लेमडा एक्स एन एक्स माइनस लेमडा वाई एन वाई लिखा जाएगा, ठीक है। भाई जिस रेट पे डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो भी तो लेना पड़ेगा ना। आप ऐसे समझिए कि पर सेकंड अगर 5 न्यूक्लियस के बनते हैं और इसमें से 2 डिसइंटीग्रेट हो गए, तो नेट फॉर्मेशन कितनी है पर सेकंड में, भाई 5 माइनस 2 करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 3। तो इसी तरह की कुछ बात यहाँ पे बताई जा रही है अपने को डी एन वाई बाई डी टी से। नेक्स्ट है अपना डी एन जेड बाई डी टी। तो ये क्या है, डिके रेट ऑफ वाई जो होगा यही क्या देगा हमें, फॉर्मेशन रेट ऑफ जेड दे देगा, दैट इज लेमडा वाई एन वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख पाएंगे। चलिए अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो इनका जो रेट है, ठीक है ना, रेट इक्वेशंस जो है, ठीक है, वो हमने लिख दी हैं फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम जब एन वाई क्या हो हमारा मैक्सिमम। देखो किसी भी चीज़ का मैक्सिमा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म डी एन वाई बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे किससे, ज़ीरो से। तो हमें टी का वो वैल्यू पता लगेगा जिस पे एन वाई क्या है हमारा मैक्सिमा होल्ड करता है, ठीक है। जैसे ही हमें टी पता लग जाएगा तो उस पर्टिकुलर टी पे हम क्या करेंगे, एक्स और जेड को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ एक्स और जेड हमें कैलकुलेट करना है उस टाइम पे, तो कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम एन वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। एन वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या गिवन है, देखो एन नॉट लेमडा एक्स अपॉन कितना गिवन है, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड इनटू ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी गिवन है, ठीक है। तो भाई हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसका मैक्सिमा देखना है। इसका मैक्सिमा मिलेगा डी एन वाई बाई डी टी करने पे, ठीक है। तो चलिए इसका मैक्सिमा निकालते हैं और इसको इक्वेट करते हैं, आई मीन डी एन वाई बाई डी टी को क्या करते हैं, ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, तब हमें टाइम पता चलेगा जब क्या है हमारा एन वाई का मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ये पूरी टर्म क्या है हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ज़ीरो की तरफ चली जाएगी तो ये तो पूरा ज़ीरो हो ही जाएगा। बस इसका डिफ्रेंशिएशन लिख लो और उसको इक्वेट कर दो ज़ीरो से। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा देखो क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, देखिए माइनस लेमडा वाई ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस लेमडा एक्स ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए लेमडा वाई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी को आर एच एस में ले जाओ तो लेमडा एक्स
ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी इक्वल टू कितना आएगा, लेमडा वाई ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी। ठीक है, तो लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा वाई टी अपॉन ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी। उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास में क्या आएगा, लेमडा एक्स बाय लेमडा वाई इक्वल्स टू ई टू पावर ऑफ, देखो ये जो लेमडा एक्स वाली टर्म है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर लेकर जाएंगे तो बेस सेम है तो पावर्स क्या है, ऐड हो जाएंगी। तो मतलब लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो लेमडा एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, इट इज़ 0.1 सेकेंड, 1 पर सेकेंड, और जो लेमडा वाई है दैट इज़ 1/30। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख लेते हैं एक बार यहाँ पे। इट इज़ 0.1 पर सेकेंड एंड लेमडा वाई इज़ 1/30 पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेमडा एक्स कितना आएगा, 0.1 अपॉन लेमडा वाई जो आएगा दैट इज़ 1/30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई टू पावर ऑफ 0.1 माइनस 1/30 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये गया, ई को इधर ले जाएंगे तो नेचुरल लॉग 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0.1 इंटू 30 माइनस 1 अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू टी हो जाएगा। तो हमारे पास में t इक्वल्स टू कितना आ जाए, देखिए 15 नेचुरल लॉग 3 के बराबर आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, देखिए जनरली ये डेटा, मतलब ये जहाँ से मैंने सोर्स से उठाया वहाँ पे गिवन नहीं था। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा ना भाई, कुछ तो डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल लॉग 3 ये सब आप डायरेक्टली तो कैलकुलेट करेंगे नहीं बैठ के वहाँ पे, है ना। तो ये आपको क्या होगा कि ये आपको जनरली अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आपको गिवन रहेंगी ऐसी वैल्यूज जो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये एक वैल्यू आएगी आपकी ई टू पावर ऑफ माइनस 0.1 इंटू 16.48, तो ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए क्या कंसिडर किया कि भाई ये डेटा हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो 15 नेचुरल लॉग 3 इसकी वैल्यू कितनी है, 16.48। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो टाइम जिस पे हमें मैक्सिमा मिलेगा एन वाई का वो कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे दैट इज 16.48। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, सेकेंड्स में आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा हमारा क्या गिवन था, सेकेंड इनवर्स में गिवन था। ठीक है, तो ये तो वो टाइम आ गया जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, एन वाई का वो क्या है, मैक्सिमम। अब इस टाइम पे हमसे पूछा जा रहा है एक्स का कंसंट्रेशन और जेड का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है ना। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एक्स का कंसंट्रेशन निकालना है, दूसरा जेड का कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो एक्स का कंसंट्रेशन कितना आएगा, आप ऑलरेडी जानते हो कि एन एक्स इक्वल्स टू क्या है भाई, लेमडा एक्स। ठीक है ना, और सॉरी नॉट लेमडा एक्स, एन एक्स का कंसंट्रेशन क्या लिखा जाएगा, एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा एक्स टी आ जाएगा। ठीक है ना, तो एन एक्स हमारे पास कितना है, देखो एन नॉट ऑलरेडी गिवन है 10⁻20, और ई टू पावर ऑफ हमारे पास माइनस इसका, देखो लेमडा एक्स कितना गिवन है, 0.1 गिवन है डीके कांस्टेंट, इनटू देखो अब यहाँ पे टाइम कितना आ गया, 16.48 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये में हमने क्या कंसिडर कर ली, डायरेक्ट ये हमें गिवन है। दो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, घर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप ये कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये डेटा जो है जनरली आपको ये गिवन रहेगा। मैंने क्या किया, थोड़ा और इजी कर दिया, ये पूरा का पूरा डेटा ही आपको गिवन मान लिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसकी वैल्यू आएगी 1.92 इंटू 10⁻19। तो एन एक्स का जो कंसनट्रेशन आएगा दैट इज़ 1.92 इंटू 10⁻19 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एन एक्स भी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए एन जेड और निकालना है। ठीक है, तो एन जेड निकालने के लिए देखिए कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे डी एन वाई बाई डी टी क्या आ रहा है हमारा, ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी ना हमने, ठीक है, डी एन वाई बाई डी टी का रेट लिखा था, इसका फॉर्मेशन रेट, तो लेमडा एक्स एन एक्स माइनस लेमडा वाई एन वाई आया था, है ना। और हम ये जान रहे हैं कि जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं टाइम के, वहाँ पे एन वाई मैक्सिमम है। दैट मीन्स इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम मतलब इसका फॉर्मेशन रेट और इसका डिके रेट क्या आना चाहिए, सेम। मतलब लेमडा एक्स एन एक्स इक्वल्स टू क्या हम लेमडा वाई एन वाई कर सकते हैं, या सिंपली आप ये बोल सकते हैं एट दिस इंस्टेंट
लेमडा एक्स एन एक्स इक्वल्स टू लेमडा वाई एन वाई आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए लेमडा एक्स एन एक्स और इक्वल टू लेमडा वाई एन वाई, ठीक है। यहाँ पे हमें देखिए एन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेमडा एक्स हमें पता है दैट इज़ 0.1 इंटू एन एक्स कितना दिया है 1.92 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल्स टू, देखिए हमें एन वाई निकालना है तो लेमडा वाई और सब्सिट्यूट कर लेंगे इसमें। भाई लेमडा वाई कितना दिया है 1/30 और इंटू एन वाई का कंसनट्रेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एन वाई कितना आएगा हमारे पास में 30 इंटू 0.1 इंटू 1.92 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁹ या -19, हाँ +19 आएगा ना भाई, यहाँ पे +19 था, ठीक है। ये मैंने गलती से -19 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा +19, ठीक है। एक्चुअली मेरे को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 याद रहेगा, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हो गया। चलिए, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ये याद क्या रखना, मतलब ये कैलकुलेट कर लीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा एन वाई इक्वल्स टू, देखिए ये चला जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1.92 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो एन वाई का कंसनट्रेशन कितना है 3 2 6 3 9 27, 2 ऊपर 3 1 2 + 2 5, तो 5.76 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों का कंसनट्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा था भाई मैक्सिमम जब होगा एन वाई का कंसनट्रेशन तो एक्स और जेड का कंसनट्रेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमने ये कर लिया है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड करता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या करना था, हमें इन सब का रेट ऑफ फॉर्मेशन, डीके रेट, ये सब लिखना था। मोर अप्रोप्रिएटली एक्स का तो डीके रेट और इन दोनों का क्या आ जाएगा फॉर्मेशन रेट लिखना था, है ना। तो ये हमने लिखा सबसे पहले। तो देखिए डी एन एक्स बाई डी टी आ गया था हमारे पास माइनस लेमडा एक्स एन एक्स, डी एन वाई बाई डी टी आ गया था लेमडा एक्स एन एक्स माइनस लेमडा वाई एन वाई। फिर डी एन जेड बाई डी टी जो आएगा वो आएगा लेमडा बाई एन वाई। नेक्स्ट हमें ये गिवन था क्वेश्चन में, और हमें पूछा था कि जब एन वाई मैक्सिमम होगा तब हमें क्या बताना है, बेसिकली एन जेड और एन एक्स का कंसनट्रेशन बताना है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, डी एन वाई बाई डी टी को 0 से इक्वेट किया और फर्दर सॉल्व किया, ठीक है। तो हमें क्या मिला भाई, टाइम की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो जो टी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ 15 नेचुरल लॉग 3, और यहाँ से हमने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टाइम लिख ली, एंड देन we substituted the value of t for calculating nx in the equation nx equals to n naught e to power of minus lambda x t, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर व्हेन वी कैलकुलेटेड nx, हम फर्दर कहाँ पहुँच गए, एन वाई कैलकुलेट करने के लिए हमने इस कंडीशन को, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एन वाई की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, इसमें क्या बोल रहा है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एट अ कांस्टेंट रेट आर विच डिकेज विद अ डिके कांस्टेंट लैम्डा टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। बिल्कुल लगभग इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है जेई में, ठीक है। इससे थोड़ा सा बढ़िया वर्जन बोल सकते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। इसका और ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर करवाया ना आपका, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन में, ऐसा मान लीजिए जेई में जो क्वेश्चन आया, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आई मीन पी वाई क्यूज़ में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसको एकदम अच्छे से समझना है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप बस ये देखिए कि भाई सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन रेट है ना। तो बस आपको ये रेट्स का ध्यान रखना है, भाई किसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, किस में हो रहा है, फॉर्मेशन रेट क्या है, डिके रेट क्या है, इसी का ही बस रिलेशंस लिखते जाएंगे, इन्हीं को ही अरेंज करते जाएंगे टर्म्स को, और आंसर तक पहुंच जाएंगे। इतना ही खेल है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एट अ कांस्टेंट रेट आर विच डिकेज विद अ डिके कांस्टेंट लैम्डा टू फॉर्म अ स्टेबल सब्सटेंस, ठीक है भाई। एक फैक्ट्री है, यहाँ से एक कांस्टेंट रेट आर पे सब्सटेंस ए प्रोड्यूस हो रही है। अब ए कैसी सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिके करेगी, ठीक है।
अब इसका जो डीके कांस्टेंट है दैट इज गिवन एज लैम्डा, और इसने लेट्स से एक स्टेबल सब्सटेंस बना दी जिसको हम रख देते हैं बी। ठीक है, क्या बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम टी। किसी टी टाइम पे हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए और बी निकालना है, अज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये भी बोला गया है कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे क्या है, ए का प्रोडक्शन शुरू हुआ, मतलब टी इक्वल टू ज़ीरो पे ए का कंसनट्रेशन कितना है भाई, ज़ीरो है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, दूसरा हमसे बोल रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, देखो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, एन ए इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी से, इसका डी की कॉन्स्टेंट हमें गिवन है। पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इसका इनिशियल कंसनट्रेशन नहीं पता है, एन नॉट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है ना, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन ए डायरेक्टली, ठीक है, हमें किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे पूछा गया है ना, तो देखो अगर हमें एन नॉट नहीं गिवन है तो हम कौन से फॉर्मूले पे जाने की कोशिश करेंगे, इसका डिके रेट देख लेंगे क्या है, डिके रेट का फॉर्मूला इसका बनाने की कोशिश करेंगे, या बोलो कि इसका फॉर्मेशन रेट का फॉर्मूला हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे लिए फिजिबल है, जो भी इजीली बन पाएगा हम उस पर जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या करेंगे, ए का कंसंट्रेशन निकालेंगे। जैसे ये पता लगेगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर बी का बना देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी भी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि बी तो डायरेक्टली हमें किससे मिल जाएगा, इसका जो डिके रेट है वही क्या है, इसका फॉर्मेशन रेट है। तो यहाँ से आप हो सकता है डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर पाएँ। देखते हैं कैसे प्रोसेस कर सकते हैं इसको। देखिए, तो लेट्स से अब हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे जो ए का कंसंट्रेशन है दैट इज़ एन ए। ठीक है, बी का जो कंसंट्रेशन है लेट इट बी एन बी। ठीक है, तो मैं देखिए डिके रेट लिखता हूँ ए का डिके रेट क्या लिखा जाएगा, डी एन ए बाई डी टी। ठीक है, सॉरी नॉट डिके रेट, मैं इसका फॉर्मेशन रेट लिखना चाहता हूँ लेट से। ठीक है, क्योंकि देखो इसका फॉर्मेशन रेट दिया है, जिस रेट पे फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका रेट दिया गया, और इसका डीके रेट दोनों दिए गए, तो मैं इसका नेट फॉर्मेशन रेट लिख पाऊंगा अभी। तो डी एन ए बाई डी टी क्या आएगा, देखिए इसका फॉर्मेशन रेट क्या है, आर। ठीक है, तो आर आ जाएगा, और ऑब्वियसली इनिशियली क्या है, इसका कंसनट्रेशन अभी बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसका डीके रेट क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इनिशियली क्या है, इसका फॉर्मेशन रेट हाई होगा। ठीक है, ये तो नॉन ज़ीरो वैल्यू है ना भाई, फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहा है कांस्टेंट रेट आर पे, तो ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका जो डिके रेट है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसका जो नेट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे बनेंगे ना एक पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम में, ठीक है, तो वो हमें किससे मिलेगा, इसका फॉर्मेशन रेट और माइनस क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब बेसिकली मैं इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाह रहा हूँ। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखा जाएगा, आर माइनस, लेट्स से अभी अगर इसका कंसंट्रेशन एन ए है, ठीक है, और ये डीके हो रहा है किस रेट पे, डी एन ए बाई डी टी पे हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मेशन रेट है डी एन ए बाई डी टी क्या लिखेंगे, आर माइनस डी के कॉन्स्टेंट, इसका लेमडा गिवन है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेमडा एन ए लिख देंगे। मतलब ये तो इसका फॉर्मेशन रेट और माइनस किस रेट पे डीके हो रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका जो नेट फॉर्मेशन रेट है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, नेट कितना बन रहा है पर यूनिट टाइम वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक्चुअली आर तो कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है, एन ए क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए मुझे किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे ये देखना था कि एन ए का कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखो ये पूरा मैं एल एच एस में ले जाऊँगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो डी एन ए बाय आर माइनस लेमडा एन ए आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा टर्म्स को अरेंज किया है ना। अब मान लीजिए कि डी टी टाइम में हमारे पास ये कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, डी एन ए कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बताओ किसी टी टाइम इंटरवल में, ठीक है, एन ए का जो कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन अभी कितना होगा, तो ये कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है ना, टी को कर देंगे 0 से टी तक। यहाँ पे अब देखो एन ए का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था भाई, 0 था, आर रेट पे कम फैक्ट्री से क्या मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ, उसने खुद नहीं बोला है। ठीक है ना, आपको इनिशियली गिवन है कंडीशन। ठीक है,
द प्रोडक्शन ऑफ ए स्टार्ट्स एट टी इक्वल टू ज़ीरो, दैट शोज कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज ज़ीरो, ठीक है। सो एट टी इक्वल टू ज़ीरो द कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट विल बी ज़ीरो। तो लिमिट्स जो हमारी लगेंगी अकॉर्डिंग टू डी एन ए लगेंगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। एन एट एनी टाइम टी, ऑलरेडी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कंसंट्रेशन एन ए, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, एन ए रख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1/r-λ-na, ये कुछ आपकी कैसी फॉर्म है, ए एक्स प्लस माइनस बी फॉर्म है, ठीक है, तो माइनस ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे x क्या है, एन ए है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए नेचुरल लॉग r माइनस लेमडा एन ए आ जाएगा, ठीक है। और जो x का कोफिशिएंट मतलब एन ए का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज़ माइनस का 1/λ। और लिमिट्स लगा देंगे 0 से एन ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में नेचुरल लॉग r माइनस, देखो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, अपर लिमिट, तो लेमडा एन ए आ जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे एन ए की जगह, दैट इज़ यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो गए तो क्या बचेगा, आर बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, लेमडा आर माइनस सॉरी नेचुरल लॉग आर माइनस लेमडा एन ए बाई कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। और बाहर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू टी। अब देखो इसको सॉल्व करें तो नेचुरल लॉग आर माइनस लेमडा एन ए बाई आर तो इधर रह जाएगा, और ये जो -1/λ है, ठीक है ना, ये वाली जो टर्म है हमारी, इसको हम LHS में ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे। तो RHS में लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -λt आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो r माइनस लेमडा एन ए बाई आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, e⁻−λt आ जाएगा, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो r माइनस लेमडा एन ए इक्वल्स टू कितना आएगा, r e⁻−λt। हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, एन ए कैलकुलेट करना है, तो आर वाली टर्म्स को एक तरफ एडजस्ट कर लो तो हमारे पास आएगा आर इंटू, देखो इसको मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख लेता हूँ, r माइनस आर e⁻−λt इक्वल्स टू लेमडा एन ए आ जाएगा। तो एन ए का जो कंसनट्रेशन आएगा दैट विल बी r इंटू 1 - e⁻−λt बाय लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ एन ए एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम t, दैट इज r बाय लेमडा इंटू 1 - e⁻λt। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि b का कंसंट्रेशन, a का कंसंट्रेशन निकालना है, दूसरा क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ b का भी कंसंट्रेशन निकालना है एट एनी टाइम t, ठीक है। अज्यूमिंग द प्रोडक्शन ऑफ a स्टार्ट्स एट t इक्वल टू 0। तो भाई जो हमारा B है इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, अभी अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। B का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम t पे वो क्या आएगा, देखो B का जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, देखो B का जो फॉर्मेशन रेट है वो किससे गिवन है, हमारा A का डीके रेट से गिवन है, ठीक है। सिंपली क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना, ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, दो चीज़ें हो रही हैं, जो फैक्ट्री है यहाँ से ए का जो फॉर्मेशन रेट है वो क्या गिवन है, आर गिवन है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी तक ए के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर आर इंटू टी, भाई ये तो कांस्टेंट रेट है ना, पर सेकंड कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए के बन रहे थे, आर बन रहे थे, तो टी टाइम में कितने बनेंगे, आर इंटू टी बन जाएंगे, है ना। अब इनमें से, ठीक है, कुछ डीके होकर क्या बना दिया, कुछ ने डीके होकर क्या बना दिया, सी बना दिया, सॉरी बी बना दिया, ठीक है ना। और जो पीछे रह गए, ठीक है ना, मतलब ए का जो कंसंट्रेशन अनडीकेड न्यूक्लियाई का रह गया वो कितना है, वो ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है भाई बी का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, जो ए के कंसंट्रेशन टोटल बना, टोटल नंबर ऑफ ए न्यूक्लियाई बने, उसमें से जो अभी प्रेजेंटली रह गए हैं ए के न्यूक्लियाई उसको माइनस कर दो, तो जो बचे हुए न्यूक्लियाई है वो क्या हो चुके होंगे, डिसइंटीग्रेट होकर बी बना चुके होंगे।
तो अगर बी का कंसंट्रेशन हमें निकालना है तो क्या हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, दैट इज फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड ऑफ ए माइनस क्या कर देंगे, प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए, दैट इज एन ए, ठीक है ना, सॉरी एन ए क्यों लिखना है, डायरेक्ट हम एन ए की वैल्यू पुट कर देते, दैट इज आर बाई लेमडा इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे एन बी का या बोलो बी का कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमसे और क्या पूछा जा रहा है इसमें, ऑल्सो फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए देखेंगे, ठीक है, तो ये लॉजिकल सी बात, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट देखकर ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमारे पास एन ए कितना गिवन है, आर बाय लेमडा एक कांस्टेंट है इंटू 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, बेसिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसा आरसी सर्किट में एलआर सर्किट में आप देखने वाले हैं, ठीक है। ऊपर भी अभी प्रोबेबिलिटी का एक ग्राफ बना कर आए थे 1 माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी का, बस बाहर वहाँ पे क्या है कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं थी, ठीक है। तो ये आर बाय वहाँ पे बाहर क्या था 1 ही था, यहाँ पे क्या आ गया, अब कॉन्स्टेंट आ गया आर बाय लेमडा, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं बात करूँ यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, जब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तब हमें जो ए एन ए है वो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। दैट मीन्स फॉर एन ए टू बी मैक्सिमम ई टू पावर ऑफ माइनस लेमडा टी शुड बी ज़ीरो, और वो कब हो जाएगी, आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एन ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना भाई, कितना आएगा, आर बाय लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये बेसिकली सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन रेट पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो आप ये पूरा एक बार लेक्चर देखकर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। एक बार खुद से भी घर पे प्रैक्टिस करके देखिए आपसे, ये करने के बाद में आप PYQs उठाइए, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इस पे बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, PYQs करेंगे कुछ, एंड विल स्टडी अबाउट द Q वैल्यू, ठीक है। और थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जेटिक्स देखेंगे, ठीक है। क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे,